जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विकी स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 21 को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 20 तक का टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी करा चुके हैं। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो टेस्ट का डिस्कशन आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट जाकर सभी टेस्ट को लगा लीजिए। ये सभी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खान सर के द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है। जितने भी तमाम एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछने वाला है, तो कंप्लीट टेस्ट को लगा लीजिए। चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 21 को डिस्कशन करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले सेट का डिस्कशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, यह किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और नीनू डी कन्हा जो कि गोवा को क्या कहते थे, मुख्यालय बनाया था 1515 में। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि ये पहले यूरोपियन थे और ये 1509 से लेकर 15 से 15 तक शासन किए थे। और ये कहाँ बनाए थे, अपना कहाँ नियंत्रण किए थे? तो गोवा पर नियंत्रण कर लिए थे, जो कि बीजापुर उसमें शहर होगा, उसी पर नियंत्रण किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो डुप्ले। किसने किया था? डुप्ले, जो कि ये फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि सहायक संधि जो कि सैन्य मदद से हुआ था, जो कि रियासत के राजा जो कि धन के लिए करते थे। और डुप्लेस जो कि कूटनीति के मास्टर भी था, और ये चंदुमगढ़ और पांडिचेरी के रहने वाले थे। यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कूट वाला क्वेश्चन आ गया, इसको मिलान करना है। चलिए इसमें हम देखते हैं कौन सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है और सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें 2 सूची दिए गए हैं, दोनों को मिलान करना है। आप एक दूसरे में मिलान करना है, कौन इससे सही होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सही है। इसमें देखिए कह रहा है कि कलकत्ता किससे संबंधित है? तो कलकत्ता संबंधित है कि अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में ही स्थित है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा कि अंग्रेज़ का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा कोलकाता में। तो यहाँ से क्वेश्चन भी घुमा कर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। यहाँ से देखिए गोवा जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार का अवस्थित था। ये पीछे हम लोग क्वेश्चन में देखे थे, तो ये हो जाएगा दूसरा का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा का डी हो जाएगा। उसके बाद सेंट थोमे जो कि ये दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? तो ये थी सेंट थोमे। उसके बाद है कालीकट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध क्या है? बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे है अल्मीडा ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, इसमें नीचे और है। अल्मीडा हो जाएगा शांत जल की नीति से लागू, तो ये हो जाएगा 5 का F हो जाएगा। उसके बाद अल्बुकर्क के बारे में हम लोग पीछे पढ़े थे, ये हो जाएगा बीजापुर के शासक गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था। क्या था? प्रथम यूरोपियन था, हम लोग पढ़े थे इसमें। उसके बाद फादर मानसरेट। क्या है? फादर मानसरेट इससे संबंधित है, तो ये संबंधित है अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष थे। शिष्टमंडल जो कि जिसमें कि शिष्टमंडल एक अध्यक्ष था, उसमें बनाया गया था, उसी के अध्यक्ष थे। उसके बाद जॉन मिल्डन हाल जो कि ये हो जाएगा भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। क्या थे? ब्रिटिश नागरिक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको सभी को मिलाएंगे तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
सभी को मिला लीजिएगा और यहाँ से एक एक क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है। फिर देखिए सूची वाला क्वेश्चन आ गया है। पहले सूची में देश दिए गए हैं और दूसरे सूची में फैक्ट्री दिए गए। क्या कहते हैं? फैक्ट्री। दोनों को मिलान करना है और कूट के सहायता से इसका सही उत्तर देना है। पुर्तगाली में जो कि कौन सी फैक्ट्री है? तो पुर्तगाली में ध्यान रखिएगा कोचिन, जो कि 1503 में यह पहली फैक्ट्री थी। कोचिन पुर्तगाली द्वारा बनाया गया था पहली। तो देखिए 1 का 4 किस में दिख रहा है? 1 का 4 इसमें नहीं दिख रहा है और 1 का 4 इसमें नहीं दिख रहा है। पुर्तगाली द्वारा प्रथम फैक्ट्री कोचिन, जो कि 1503 में, और डच के द्वारा ये हो जाएगा मछलीपट्टनम, जो कि ये 1605 में। तो ये 1 का 4 तो इसमें नहीं है, 1 का 4 इसमें भी नहीं है। उस पर बी का एक दोनों में दिख रहा है। उस पर अंग्रेज़ के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कौन है? अंग्रेज़ के द्वारा प्रथम फैक्ट्री है सूरत, जो कि 1608 में था और ये अस्थाई था। क्या था? अस्थाई था। तो ये हो जाएगा C का 3 किस में है? C का 3 इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C का 3 इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए डेनिस, जो कि ये हो जाएगा डेनिस हो जाएगा ट्रांकेवर, जो कि 1920 में तमिलनाडु में था। और एक हो जाएगा फ्रांसीसी, जो कि ये सूरत 1668 में। ये हो जाएगा D का 4 और 4 नहीं 5 हो जाएगा ये, इस पर नंबरिंग गलत है। उसके बाद फ्रांसीसी, जो कि सूरत, जो कि 1668 में हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन बताना है कौन गलत है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नासिक जो कि गौतमी पुत्र था, जो कि गौतमी पुत्र भी कहा जाता है, सातवाहन वंश में था। ये तो सही है पहला। उसके बाद हाथी गुम्फा, जो कि ये खारवेल के जो अभिलेख था, जो कि कलिंग के राजा द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। और भित्री, जो कि ये गाजीपुर, जो कि यूपी में है, ये तो गलत है, ये वाला गलत है। और डेनिस, जो कि गुप्त वंश के असगंध जो गुप्त थे, उनके द्वारा कोचिन में 1503, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। इस पर कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें तो 2 गलत हैं, इसमें दोनों गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एसिडिक एसिड एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की वास्तविक संख्याएं क्रमशः कितनी होती है? तो देखिए एसिटिक एसिड में जो कि अणु की संख्या होती है 2 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है और ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य तरंगे वैसी तरंगे हैं जिनका तरंग वेग मानव बोली के तरंग वेग से क्या होता है? तो बिल्कुल ही कम होता है। क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें तनु में पानी मिलाना चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। सांद्र में अम्ल मिलाना चाहिए, सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए, ये भी गलत है। सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, ये भी गलत है। पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए, ये सही है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि आँख की पास एक दोनों स्थितियों में मौजूद वस्तु को देखने की क्षमता डैश डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है समंजन क्षमता। क्या कहता है? समंजन क्षमता। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मायोपिया जो कि निकट दृष्टि में लगता है और हाइपरमेट्रोपिया जो कि ये दूर दृष्टि दोष में लगता है। मायोपिया जो कि नेगेटिव होता है, अवतल लेंस होता है।
ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन भी याद रखिएगा, अगर पतला लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी और मोटा लेंस की फोकस दूरी कम होगी, यहाँ से क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और मोटा जो होता है वो दूर को दिखेगा और पतला जो है वो नज़दीक को दिखेगा। नेत्र की गड़बड़ी में जो होती है उसी को ज़रा दृष्टि दोष कहते हैं, और इसका यूज़ जो कि बाइफोकल लेंस में किया जाता है, जिसमें कि अवतल लेंस नेगेटिव दर्शाता है और उत्तल लेंस पॉजिटिव को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जालक के लिए नियत ताप पर वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति पर क्या होगी। इसको ग्राफ अगर देखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, रैखिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रैखिक। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम पर आधारित है। इसमें बताना है किरचॉफ का द्वितीय नियम पर कौन आधारित है। इसमें आधारित है, इसमें कौन आधारित है, तो प्रथम इसमें हो जाएगा कि आवेश संरक्षण का नियम ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि ये सेकंड लॉ हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से क्वेश्चन भी याद रखिएगा, किरचॉफ का नियम क्या कहता है। किरचॉफ का नियम यह कहता है कि एसी एंड डीसी क्या होगा, लागू होगा। दोनों में, एसी और डीसी दोनों में होगा। और करंट रूल यह है कि केसीएल जो होता है ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक लड़का एक ट्रेन जो कि एक रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है, तो मैं सबसे ऊंची बर्थ पर बैठा है तथा लगभग 2 मीटर ऊर्ध्वाधर नीचे बैठा है। ऊर्ध्वाधर यानी नीचे बैठा है। अपने भाई के हाथ में एक सेब गिराता है और सेब गिरता है। तो सेब गिरता है तो ये हो जाएगी ट्रेन की गति की दिशा में उसके भाई के हाथों में थोड़ा सा दूर होगा तभी गिरेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगर सीधे उसके भाई के हाथों में था तो वो एक समान रहने पर होगा। सीधा अगर रहेगा तो क्या रहेगा कि एक समान रहने पर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है, देखिए डीएनए से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डीएनए में क्षारक युग्म किनके द्वारा संबंध रहता है। यह रहता है हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। इसमें कौन था, तो इसमें था, पहले था डोवेनेरन, और उसके बाद था न्यूलेट्स, उसके बाद मेंडलीव। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या होगा। उसमें प्रभाव आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है कि H=I²RT, जो कि जूल में होता है, तो H के समानुपाती R हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप, लार और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को डैश डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह नियंत्रित किया जाता है मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। इसमें गठन कौन करता है, तो इसमें गठन करता है कि एक युग्म जो होता है वृक्क का, और एक युग्म मूत्रवाहिनी का, और एक युग्म मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का। ये क्या हो जाएगा, मानव उत्सर्जन का प्रणाली है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, उत्तक से क्वेश्चन है, टिश्यू से। विभजोतक उत्तक को कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है। इसमें अनुपस्थित होता है रसधानी, वेहिकल्स। क्या होता है, वेहिकल्स इसमें अनुपस्थित होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पुतली, जो कि सिकुड़ता फैलता रहता है। क्या होता है, सिकुड़ता फैलता रहता है। सिकुड़ता फैलता रहता है तो ये पुतली हो जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निया। कर्निया जो कि ये उच्च वासा वाले अम्लों का इसमें होता है, ध्यान रखिएगा। कर्निया हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगर पुतली कहेगा तो ये क्या, पुतली जो होता है ये सिकुड़ता फैलता रहता है।
और आयरिस जो होता है ये कलर दर्शाता है, क्या होता है, आयरिस में कलर दर्शाता है। और लेंस के बारे में जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन बनाने के काम में नहीं आता है। इसमें कौन है जो साबुन बनाने के काम में नहीं आता है, तो इसमें नहीं आता है पॉमेटिक अम्ल, तो आता है, ये सही है। उसके बाद स्टीयरिक अम्ल ये भी आता है, लॉरिक अम्ल ये भी आता है, लेकिन बेंजोइक अम्ल नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। लॉरिक अम्ल जो कि इसका होता है ओइलिक एसिड, ओइलिक एसिड इसे भी कहा जाता है। साबुन बनाने के लिए उच्च वसा वाले अम्लों का Na अथवा KCl का लवण होना चाहिए, के यानी पोटेशियम का लवण होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। यह कब समाप्त किया गया, तो यह समाप्त किया गया 1978 में, जो कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो क्या है, ये मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यह की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो यह लाया गया है अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अनुच्छेद 45 जो ये शिक्षा को लागू करने के लिए, और अनुच्छेद 47 पोषण के लिए, अनुच्छेद 50 जो कि कार्यपालिका न्यायपालिका के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। इसमें बताना है नीति निर्देशक तत्व कौन है। नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है, जिसमें कि समान नागरिकता संहिता को ही नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 में है, और समान नागरिकता संहिता जो कि आर्टिकल 44 में है, और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, और विधि के समता जो कि आर्टिकल 14 में है। तो ये आर्टिकल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। यह रखा गया है तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें बताना है 26 नंबर में कि मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है। इसमें देखेंगे तो राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। ये देखिए राष्ट्रगान का समानता जो कि आर्टिकल 1 में है और ये 9 में है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये गलत हो जाएगा। ये दोनों गलत हो जाएगा, दोनों नहीं, एक गलत हो जाएगा। ये सही है कि प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी सही है। ये 7 में है, ये 9 में है और ये 1 में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करने है तो उसे अछूत रखे यह उपबंध किस में किया गया है। यह किस में किया गया है, तो यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य में। पीछे हम लोग क्वेश्चन देखे थे, मूल कर्तव्य में दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बताइए इसमें किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें किया जाता है वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि आर्टिकल 280 में है, ये हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ये इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री जो कि ये सीएम होता है, जो कि आर्टिकल 239 में है। तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है।
राष्ट्रपति नियुक्ति और भी बहुत सारे करता है, जैसे कि क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है, जो कि आर्टिकल 75 में है। उसके बाद एटॉमिक जनरल, जो कि आर्टिकल 76 में है, इसको भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद सीएजी नियंत्रक महालेखा, ये आर्टिकल 148 में है, इसको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, जैसे कि यूपीएससी इसको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। दिल्ली सेम, इसको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो यह प्रदत्त है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 123 में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? तो यह है सतलज एवं काली नदी के बीच तक। सतलज एवं काली नदी के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सतलज एवं काली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की सुमेलित करना है। इसमें पहले सूची में दिए गए हैं बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरे सूची में नदी दिए गए हैं, दोनों को मिलान करना है। पहला इसमें राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि ये कहाँ है? यह है चंबल नदी पर। कहाँ? चंबल नदी पर। तो 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 इसमें नहीं है, 1 का 4 इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गया। उसके बाद माता टीला बांध परियोजना, जो कि यह कहाँ है? बेतवा में है। कहाँ है? बेतवा में, यानी बी का 3 दोनों में दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जो कि ये हो जाएगा, तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पे। कहाँ हो जाएगा? झेलम नदी। तो देखिए सी का एक इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। और एक बच गया फरक्का परियोजना, जो कि गंगा नदी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, माता टीला बांध परियोजना, जो कि एक सिंगल टाइप भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें बताना है कौन सही है। इसमें तो पहला ही सही दिख रहा है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और इससे दूर जाते ही बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा गलत है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा का अंतर अधिकतम होता है। बिल्कुल गलत है, जबकि न्यूनतम होता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय का अंतर न्यूनतम होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिन और रात की अवधि इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की संरचना से संबंधित असत्य कथन का पहचान कीजिए। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की जो बनावट होती है उससे संबंधित कथन दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सही है। सही नहीं, इसमें असत्य पूछ रहा है। असत्य कथन यानी गलत बताना है कौन है। पहला कह रहा है कि पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, भूपर्पट्टी कहते हैं। और भूपर्पट्टी की औसतन मोटाई महासागरों के नीचे एवं महाद्वीपों के नीचे की इसकी मोटाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक होती है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 50 किलोमीटर तक नहीं होती है। उस पर नेक्स्ट ये भी सही है, कह रहा है कि भूपर्पट्टी में जो शैलें पाई जाती है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ये भी सही है, बिल्कुल सही। उस पर डी नंबर है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी होती है? तो लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। इसमें असत्य पूछा था तो असत्य इसमें बी हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट है कि द्वीप से संबंधित बताना है। द्वीप से संबंधित कथन पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन से सही है। द्वीप से संबंधित पहला कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक सागर में अवस्थित है। बिल्कुल सही है। जिसका किस पर अधिकार है? तो ये डेनमार्क का अधिकार है, इस पर ध्यान रखिएगा। और प्रशांत का सबसे बड़ा द्वीप जो कि क्या है? तो न्यू गिनी है। क्या है? न्यू गिनी। ये भी सही है, न्यू गिनी, ये भी सही है। करेक्ट आंसर इसमें देखिए कौन हो जाएगा। तीसरा भी सही दिख रहा है, कह रहा है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से सभी सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन से सही है। पहला में नदी दिए गए हैं, दूसरे में विशेष तथ्य दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि जायरे नदी जो कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद लिम्पोपो नदी जो कि ये है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद जो है आमोर नदी ये गलत हो जाएगा। यह कह रहा है कि यह चीन एवं मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद मेकांग नदी जो कि यह हो जाएगा, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए 1 2 4 हो जाएगा, लेकिन तीसरा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि, देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी को प्रछन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, प्रछन्न, तो यहाँ से याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुनें। गिफिन वस्तु वे होते हैं जो दाम बढ़ने पर इसका मांग भी बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा जो कि राजकोषीय घाटा से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर इसका भी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदत्तों के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दी गई है? यह दी गई है सेबी को। किसे दिया गया है? सेबी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सेबी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है। राष्ट्रीय आय जो होता है यह बराबर होता है एनएनपी पर बराबर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनएनपी, जो कि फैक्टर कॉस्ट पर होता है यह। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? यह प्रारंभ किया है स्टीफास्ट डिफेडर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और कितने देश ने मिलकर किया है? तो 31 देश ने मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? यह प्रारंभ किया है, यह सबसे ज़्यादा मलेरिया कहाँ है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मलेरिया का पेशेंट पाए जाते हैं। और यह किसने किया है? तो कैमरून ने। किसने किया है? कैमरून। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी कि विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया है? किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। किसने? भारत ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसमें ऐप लॉन्च किया है अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नामिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है? यह किया है निशा पाहुजा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, निशा पाहुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? किस देश ने? तो कनाडा ने। किसने किया है? कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला गया है? यह खोला गया है, कहाँ खोला गया है? तो यह सऊदी अरब में खोला गया है। कहाँ? सऊदी अरब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म विभूषण मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिंदेश्वर पाठक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है?
इसमें चौथा राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर डी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टेस्ट का डिस्कशन, समाप्त हो गया। ये टेस्ट नंबर 21 था। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 20 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस टेस्ट को नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग सभी टेस्ट जरूर लगा लीजिए। सभी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।